जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 12 कराएंगे। ये आपका दृष्टि द विजन कोचिंग का है। 12वां टेस्ट है आज ये। और आज हम 12वां टेस्ट का फर्स्ट पार्ट कराएंगे। 1 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन तक कराएंगे। और उसके बाद 81 से लेकर 150 तक हम आपको कल कराएंगे। हम प्रत्येक टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में करा रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट में कराने पर थोड़ा क्लास लंबा हो जाती है, जिससे क्लास देखने में दिक्कत होती है थोड़ा। इसलिए हमने इसको क्या किया है, 2 पार्टों में कर दिया है। तो आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हेलो एग्ज़ाम को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे उससे क्या होगा, आपको क्लास तुरंत मिल जाया करेगी। जैसे हम अपलोड करेंगे वैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। वह अन्योन्य क्रिया जहाँ एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुँचाता है वह कहलाती है। क्या कहला? द इंट्रैक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लिक्ट्स हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कास्ट आर बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय इट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? आपने तो कहते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कुछ टर्मोलॉजी पढ़ा होगा आपने, इकोलॉजी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर आपने जरूर देखा होगा। तो अगर बात किया जाए अमेंसलिज्म के, यानी कि असहभोज्यता के, यह एक अंतःक्रिया है जहाँ एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के किसी अन्य जीव को नुकसान पहुँचाता है। इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? अमेंसलिज्म। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण के लिए समझ सकते हैं भेड़ और मवेश, यानी कि जो भेड़ियों द्वारा घास रख दी जाती है, तो क्या होता है कि बिना फायदे के ही, इन भेड़ को कोई फायदा नहीं होता लेकिन घास का नुकसान हो जाता है। वही क्वेश्चन कह रहा है, एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव का हानि पहुंचाता है, ना कोई इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, क्योंकि घास चरता है तो वहीं पर घास को कचरता भी है, उससे नुकसान होता है। तो अगला क्वेश्चन अगर बात की जाए कंपटीशन के, तो कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन के एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे चीता हो गया एंड लायन हो गया। चीता और लायन दोनों क्या करते हैं, एक जैसे शिकार खोजते हैं, तो दोनों का कंपटीशन बढ़ जाता है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, यानी कि यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा नहीं है। यूनिटरी फीचर के बारे में पहले देख लेते हैं। यूनिटरी फीचर यूनिटरी फीचर में क्या क्या आता है। तो यूनिटरी में आपका आएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन, ऑल इंडिया सर्विस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इन जितने सेंट्रल गवर्नमेंट आप कब्जा कर सकते हैं वो चीज़ सब किस में आ जाएगा, आपका यूनिटरी फीचर में आ जाएंगे। और आपका अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्लेक्सिबल है तो वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनिटरी फीचर का टर्मोलॉजी नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं हम लोग अयोध्या शोध के बारे में। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को हुई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त स्थान है। इसका उद्देश्य अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह श्री राम की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। इसमें देखते हैं कौन कौन सही है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना आपके 18 अगस्त 1986 को की गई थी। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले गलत होने पर ए और डी सीधे सीधे गलत हो जा रहा है। अब देखते हैं बी और सी में कौन सा सही हो रहा है। तो इसका उद्देश्य नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या करें, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त क्या है, संस्थान है। ये आपकी गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा है, ये आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। ये संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। किसके विभाग अंतर है, यह संस्कृति विभाग यानी कि कल्चरल विभाग। दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत तो ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से आपका सीधा सीधा बच जा रहा, 3 एंड 4 सही हो जाएगा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य अयोध्या के गौरवशाली संस्कृति
और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। सही है ये स्टेटमेंट आपका, ये क्या आपका स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये श्री राम की कथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति स्थापित करने को उद्देश्य। ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, नाइट्रेटस का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक इनटू गैसियस नाइट्रोजन इज कॉल्ड। तो आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, ये नाइट्रोजन साइकिल से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे आपका क्वेश्चन ये नाइट्रोजन साइकिल से है। तो ये आपका क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जब होता है तभी क्या बनाता है, तभी नाइट्रेट किस में बैक होता है, नाइट्रोजन में बैक जाता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है, डी नाइट्रिफिकेशन। और आपका नाइट्रोजन साइकिल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका पिछली बार भी इसमें सल्फर साइकिल से आया था क्वेश्चन। तो सल्फर यानी जितनी साइकिल है, वाटर साइकिल हो गया आपका, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, इनसे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो जीएसटी आपका किस अधिनियम द्वारा किया गया था, 101 101 संविधान संशोधन ने देश में एक नई कर व्यवस्था दिया था, जिसे क्या बोला जाता है, जीएसटी। जीएसटी में क्या किया गया था, बहुत सारे करों को एकत्रित करके एक जगह कर दिया गया था, उसी को गुड एंड सर्विस टैक्स नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 शुष्क और गर्म ग्रीष्म काल के साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियाँ डैश डैश की विशेषता है। यानी क्या कह रहा है, ड्राई एंड वार्म समर along with wet and cold winters are characteristic feature। यानी किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा, कि ड्राई एंड वार्म समर में होना चाहिए और वेट एंड कोल्ड विंटर में होना चाहिए। तो ये किसकी फीचर है, ये मेडिटेरियन सी का फीचर है। किसका है ये, मेडिटेरियन सी का फीचर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमलित नहीं है। क्या दिया हुआ है इसमें, कौन सा सही सुमलित नहीं है। तो पहले दिया हुआ है बड़गांव। तो बड़गांव ये साइट कहाँ पर है आपके, ये सहारनपुर में है, ये आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है बड़गांव। हुलास ये आपका गलत है, ये आपके कहाँ पर है हुलास, हुलास भी सहारनपुर में है, तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। आलमगीरपुर मेरठ ये भी बिल्कुल आपका साइट है। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपके, कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। मंडी ये आपका मुजफ्फरनगर में, ये भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। यानी कि क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज जो पैनल बनाया गया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसमें ए एंड बी आपका दोनों सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार यानी कि फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोरारजी देसाई एंड के हनुमथैया ने किया था। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 10 नंबर पर। 10 नंबर को कंट्री एंड कैपिटल को मैचिंग करना है। क्या करना है हमको, कंट्री और कैपिटल को मैच करना है। तो क्या दिया हुआ है, यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल क्या आपकी कीव है, ये काफ़ी न्यूज में है। न्यूज क्या, रसिया एंड यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये न्यूज में है, और यहाँ से ये क्वेश्चन आना श्योर है। इसके आसपास से, यूक्रेन रशिया के आसपास से आना क्वेश्चन श्योर है। तो यहाँ पर जरूर आप मैप में देख के जाइएगा। नॉर्वे की राजधानी यानी नॉर्वे की कैपिटल क्या आपके, ओस्लो है। तो 1 का 3 हुआ एंड 2 का 1, तो हिसाब से आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चिली का क्या हो जाएगा आपका, सेंटियागो एंड नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, ये आपका क्या हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। आपका दिया हो महाजनपद एंड राजधानी दिया हुआ, क्या दिया है, महाजनपद एंड कैपिटल दिया है, यानी कि जो 16 महाजनपद हैं और कैपिटल, तो उसी से क्वेश्चन आपको दिया है। तो आपको 16 जनपदों की राजधानी याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो इसमें देखते हैं क्या करा, दो सम्मिलित पूछ रहा है, कौन से दो सही सम्मिलित हैं। सूरसेन की कैपिटल क्या है, मथुरा है, सही दिया हुआ है। कौशल वत्स, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्या है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वत्स किसका है, कौशाम्बी का है। वत्स किसका है, कौशाम्बी का है। और काशी, काशी बनारस हो गया आपका, ये भी काशी क्या आपका बनारस, ये भी गलत है। कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ, ये आपका सही दिया हो, तो 1-4 सही दिया हो, इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर पे, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसमें, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अधिसूचित है। संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जाती है, क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर तक जाती है। तो जो इसका अधिनियम आया था ये 1986 में आया था, पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। और जिसकी चौड़ाई की बात कर रहा है, तो चौड़ाई इसका 10 किलोमीटर रेंज तक दी है, यानी कि ये 12 आपका गलत है, कितना रेंज आपका 10 किलोमीटर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही होगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना से संबंधित है, क्या कह रहा है, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल से संबंधित कौन सा आपका है, 263 आर्टिकल किससे बताता है आपका, इंटर स्टेट वाटर काउंसिल से। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागर धाराएं हैं। तो ठंडी पूछ रहा है, तो ठंडी आपको कौन सी है, ये कनारी है। और सब क्या दी हुई हैं, गर्म धाराएं दी हुई हैं, क्या दिए हैं, हीट करंट दिए हैं, कोल्ड करंट आपकी नहीं है, ये क्या दिए हैं, वो सभी हॉट ओशन करंट दी हुई हैं। अगर बात किया जाए और करंटों की बात किया जाए, तो इसमें और कौन कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, तो कैलिफोर्निया धारा हो गई, और उसके बाद पेरू यानी हम्बोल्ट धारा, फॉकलैंड धारा एंड कनाडी धारा, ये सब आपके क्या हैं, कोल्ड ओशन करंट हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी ने किया था, किसने किया था, सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में की थी। कब किया था, 1504 में। ये यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, क्या पूछ रहा है, आक्रामक विदेशी प्रजाति है। तो पहला क्या दिया है, कांग्रेस ग्रास, दूसरा क्या है, नील पर्च, तीसरा क्या दिया है, वाटर हाइकिंथ, और क्या दिया, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जलकुंभी, नील पर्च, कांग्रेस। तो इसमें आपका ऑप्शन आल सही है, क्या है, आल सही आपका इसमें है, क्योंकि आक्रामक प्रदेशीय से प्रजातियां हैं। यह प्रजातियां क्या कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास से बाहर फैली हुई हैं और अपने नए क्षेत्र में जैव विविधता के लिए खतरा है, जो कि जैव विविधता के नुकसान का एक प्रमुख कारण भी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या करना है, सूची 1 से सूची 2 को मैचिंग करना है, क्या करना है, मैचिंग करना है इसको। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें, मेनका गांधी केस, तो मेनका गांधी केस कब हुआ था ये आपका, तो मेनका गांधी जो हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन, ये आपका 1978 में हुआ था। तो पहला का 1 ही होगा, क्या होगा, पहला का 1 होगा। फिर क्या दिया है, विशाखा, विशाखा वर्सेस किसके साथ हुआ था ये, राजस्थान स्टेट, ये 1997 हुआ था। ये निर्णय आया था 1997 में, विशाखा वर्सेस राजस्थान। लिली थॉमस बनाम भारत,
लिली थॉमस बनाम जो आया था आपका लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ये कब हुआ था आपका 2013 में। ये किससे रिलेटेड था ये जनप्रतिनिधित्व कानून के रिलेटेड था ये। और लास्ट आते हैं के एस पुट्टास्वामी, ये 2017 में निर्णय आया था। ये किस रिलेटेड है ये, इसका जो मुख्य थीम था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का मौलिक अधिकार और जीवन के स्वतंत्रता के लिए आंतरिक है। तो हिसाब से कौन हो जाएगा, 1 का 1 डी का 4, 1 ए का 1 डी का 4, तो किसमें है, यहाँ नीचे आ जाते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कील कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ता है। तो कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ता है ये नॉर्थ सी एंड बाल्टिक, नॉर्थ सी एंड किसको जोड़ता है, बाल्टिक सी को जोड़ता है। हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्भया कोष के बारे में सही है। किससे पूछ रहा है, निर्भया कोष के बारे में सही है ऑप्शन। तो क्या कह रहा है, यह एक गैर व्यक्तिगत निधि है। क्या है, इट इज ए नॉन लैप्सेबल फंड। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ पहलों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग पैटर्न 60-40 रेशियो है। वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका केवल पहला सही है और सब आपका क्या है, गलत दिए हुए हैं। पहला क्या इसमें सही है, सब गलत है, क्योंकि जो 60-40 रेशियो का सभी स्टेट के लिए नहीं है। जो दूर दराज के स्टेट है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर 90-10 का रेशियो है। और इसका जो वित्त मंत्रालय नोडल, ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो नोडल है, जो इसका नोडल है क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। हिसाब से ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। क्या दिया हुआ, स्टोन फ्लाई, स्टोन फ्लाई ये क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन करता है। फिर क्या दिया हुआ आपका, काई यानी कि मॉइसेस क्या करता है, एसिडिक सॉइल है, ये को संकेतित करता है। एंड ग्रीजवुड ये सलाइन सॉइल को संकेतित करता है, इंडिकेट करता है। अलाइकेन ये सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, संकेतित करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका 20 नंबर पर। 20 में आपका हो जाएगा ए नंबर, कौन सा हो जाएगा 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। उनका पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा सेंटेंस, कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या कह रहा है, वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही है। इसमें नाइदर वन नॉट टू, यानी कि पहला सही है आपका, ना इसमें दूसरा सही है। क्यों, क्योंकि उनकी सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। यानी कि कुछ जो विधेयक हैं वो बिना मांग के पे क्या किया जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, उनको केवल धन विधेयक के लिए यानी कि प्रेसिडेंट की अनुमति लेना पड़ता है। किसके लिए, केवल मनी बिल के लिए। अगर इसकी बात करें क्षमादान के लिए, तो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा कर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं, और राहत भी दे सकते हैं और माफ़ भी कर सकते हैं, या सज़ा को निलंबित या कम कर सकते हैं उन सभी मामलों में जहां सज़ा या सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो। अर्थात दूसरा क्या भी, ये भी गलत है, दूसरा भी आपका गलत है। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। कौन सा हो जाएगा आपका, नाइदर वन नॉट टू। फिर क्या कह रहा है, द रिट मैंडेमस मीन्स, जो आर्टिकल 32 में आपका दिए रिट दिए हुए हैं, उससे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है, मैंडेमस परमादेश किससे संबंधित है। तो देखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं।
या मतलब या हम आज्ञा देते हैं। कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर सही हो जाएगा। टोटल रेट कितने हैं? टोटल 5 रेट हैं। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब तो शरीर सहित होना। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी निषेध करना, किसी को मना करना। उत्प्रेषण, प्रमाणित होना या सूचित होना। फिर लास्ट कौन सा है? अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार या वारंट द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया है? क्या कह रहा है? कार्बन बॉर्डर टैक्स किसने प्रस्तावित किया है? किसने किया इसको? यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूरोप किया गया है। इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखते हैं 24 नंबर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहले क्या दिया है? दिहांग, देवांग, ये कहाँ पर आपका है? यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है एंड स्टेट दिया हुआ। क्या दिया है? बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्टेट दिया हुआ। तो दिहांग देवांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल ये आपका गलत दिया हुआ है, सिमलीपाल क्योंकि उड़ीसा में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। शेषलाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। नोकरेक ये मेघालय में है। प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारिस किसने कहा था? क्या क्वेश्चन है ये आपको? यानी प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारिस किसने कहा था? इसको किसने कहा था? लॉर्ड मार्ले ने बोला था। यानी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की भूमिका पर प्रख्यात राजनीतिक, वैज्ञानिक और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियां भारत के संदर्भ में उपयुक्त हैं। जो कि लॉर्ड मेजर द्वारा क्या कहा गया था प्रधानमंत्री को? प्राइमस इंटर पारिस। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड मार्ले सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड मार्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा आपके? महायान से। देखते हैं महायान के संदर्भ में कौन सा है। यह बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते थे। हीनयान बौद्ध धर्म वाले वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय के सबसे विशिष्ट विशेषता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन 27, डिजिटल कॉमर्स के लिए अब ओपन नेटवर्क पर डिजिटल कॉमर्स स्थापित किया गया है। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है आपका? ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका थोड़ा डिटेल देख लें तो ये ONDC के तहत ये प्रक्रिया की गई थी कि एक प्रतिभागी ई कामर्स साइट पर पंजीकृत एक खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई कामर्स साइट पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है। क्या कर सकता है? सामान को खरीद सकता है। वर्तमान में एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेन देन के लिए खरीदारियों और विक्रेताओं को एक ही ऐप पर आना पड़ता है। और इसका उद्देश्य क्या था? ई कामर्स का लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण करना था। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर पे। 28 में क्या दिया? देवराहटी और देवगुड़ी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन है। तो कहाँ के हैं ये सब महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। देवराटी, देवगुड़ी सब कहाँ पर है? MP में और महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र। अगर और कुछ बात किया जाए, कर्नाटक का कौन सा हो गया आपका महत्व उपवन? देवराकाड़ू, केरल का काबू सारा काबू, अरुणाचल प्रदेश का पवित्र वन। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी बनाता है? कौन सा आर्टिकल बाध्यकारी बनाता है? तो आर्टिकल बनाता है आपका
74 बाध्यकारी बनाता है। 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी और अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उनके शासन के काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्या करना है? काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सी डायनेस्टी है आपकी? हेरेक डायनेस्टी है। कौन सी है? हेरेक डायनेस्टी। हेरेक डायनेस्टी के लास्ट राजा को मारकर शिशुनाग डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी आई थी? शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। देन नंद डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी। क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 सही हो जाएगा। क्या? 1 2 3 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई है? ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा? विद रेफरेंस टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड साइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है, जिसे परिशिष्ट कहा जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है, क्योंकि वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि 5 सूची नहीं है, टोटल 3 ही सूची हैं, जो कि 3 सूचियों में शामिल किया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? केवल 1। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी सरकार का एक प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है इसमें? छावनी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, टाउनशिप, उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा है? सभी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। शहरी सरकार का एक प्रकार सभी। छावनी बोर्ड भी हो गया, टाउनशिप हो गया, पोर्ट ट्रस्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या दिया हुआ है? बुद्धिस्ट काउंसिल दिया हुआ है एंड प्रिसाइडेड बाय, यानी कि कौन अध्यक्षता किए थे? तो क्या दिया है? प्रथम बौद्ध संगीत। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? ये आपका राजगिरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये राजगिरी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महाकश्यप के द्वारा किए गए थे। तो सीधा एक 1 हो जाएगा। दूसरा क्या अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने की थी। तीसरा का मोगली पुत्र ऋतिश ने किया था, और चौथा का वसुमित्र ने किया था। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो कहाँ हुआ था? तो पहला आपका राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में कुंडल में हुआ था। विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजय दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 16 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कह रहा है? कन्वेंशन एंड रिलेटेड टू, यानी कौन सा कन्वेंशन किससे संबंधित है? उसमें से दो सही दिया हुआ है, उन 2 सही को हमको क्या करना है? छांटना है। तो लंदन कन्वेंशन हुआ था, ये किस लिए हुआ था? ये मरीन पोल्यूशन के लिए हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। किसके लिए हुआ था? मरीन पोल्यूशन के लिए हुआ था ये। दूसरा रोटरडैम, तो रोटरडैम आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि रोटरडैम किससे संबंधित है? ये कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमत प्रक्रिया पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमत है, और यह सितंबर 1998 में अपनाया गया था और फरवरी 2004 में लागू किया गया था। तो आपका रोटरडैम गलत ऑप्शन दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? स्टॉकहोम। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? स्टॉकहोम आपको बिल्कुल दिया है। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये कार्बेन
कार्बनिक प्रदूषकों पर सम्मेलन हुआ था, जो कि ये अनवरित जैविक प्रदूषक हैं। बेसल, जो बेसल हुआ था ये किससे संबंधित है? ये खतरनाक कचरे और उनके निपटने के लिए सीमा पार आंदोलनों के नियंत्रण पर सम्मेलन है। आपका कौन कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये तो आपको क्वेश्चन आता ही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि अधिकतर मोस्ट ऑफ बच्चे जो पीसीएस की तैयारी करते हैं वो यूपीएससी भी करते हैं। तो इसको आप ऑप्शन में लिख करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्या करना है? कालक्रमानुसार को व्यवस्थित करना है। 38 नंबर आते हैं, चंदावर का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, हाइड स्पेस का युद्ध, दसराग का युद्ध। हाइड स्पेस, तो इसका पहला सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ इसमें? तो इसमें सबसे पहले युद्ध आपका हुआ है कौन सा? 10 राजाओं का, यानी जिसे बोला जाता है 10 राग का युद्ध। ये राजा सुदास के नेतृत्व में भारत जनजाति और अन्य 10 जनजातियों के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये कब हुआ था? ये 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा आता आपका इसमें हाइडे स्पीच का युद्ध आता है, ये 326 ईसा पूर्व हुआ था। ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध आपका 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था, जयचंद मारा गया था। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध आपका 1658 में हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4312 ऑप्शन से हो जाएगा, 4312। अगला आते हैं, नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है इसमें? भारत की रैंक आपकी है 48 रैंक है। क्या रैंक है भारत के? 48 रैंक है। तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आपका? ए नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई क्लास, क्योंकि लाइट भी चली गई थी अभी, इसलिए थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम क्लास ठीक कर रहे हैं जल्दी।
तो क्वेश्चन नंबर कहाँ पर चल रहा था हमारा ये? क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में थे। थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, लाइट कट जाने की वजह से लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग और क्लास आगे देखिएगा। तो अगर देखें नवीनतम विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति थी, तो भारत की जो स्थिति थी इसमें 48 थी, जो कि 2018 में 102 स्थान था, जो कि अब इसकी रैंक क्या है, 48 रैंक हो गई है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगर शीर्ष कंट्री की बात की जाए तो इसमें आपका सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 नंबर पर। वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ रहा है, किसकी स्थापना की गई थी? इसमें आपकी अडाप्टेशन फंड की स्थापना की गई थी। किसकी गई थी? एडाप्टेशन फंड की गई थी। अनुकूल विधि की गई थी, अनुकूल निधि की गई थी इसमें। और किसका किया गया था? तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 41 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इसमें आपका कमीशन फॉर SC एंड ST। ये आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 300 किसमें दिया हुआ आपका? आर्टिकल 338 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया आपका ये तो फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये आपका न्यूज़ का क्वेश्चन है, तो जो न्यूज़ देखा होगा उसका आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो किसने शपथ लिया है? पुष्प कमल दहल ने 2022 में शपथ ग्रहण लिए थे। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक पहल थी। इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षों की रक्षा की शुरुआत के लिए। इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। तो ये कहाँ संबंधित है आपका? ये केरला से संबंधित है। कहाँ से? केरला से। आपका C नंबर सही हो जाएगा। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? ये 1986 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको जो दिया हुआ उसके बारे में कथन पर विचार करना है। देख लेते हैं हम लोग। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है, विधि का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी आपका स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। फिर क्या है? नेशनल कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य 1 अध्यक्ष होते हैं। 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? गलत दिया है, क्योंकि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। संथानम कमेटी ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। क्या कह रहा है? CBC की केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। इसमें 1, 2 आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2। अगला क्वेश्चन आते हैं विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? क्या पूछ रहा है? विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक अब कौन है? रामानुजाचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य। इसमें आपका D नंबर सही हो जाएगा। अगर शंकराचार्य की बात किया जाए तो शंकराचार्य किसके थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं। हॉर्मुज क्या पूछ रहा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड एट माउथ ऑफ, यानी कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है ये किसके माउथ पर है, यानी कि किसके मुहाने पर है? ये किसके है? फारस की खाड़ी के मुहाने पर है। कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में है। हॉर्मुज आपका कहाँ है? ये पर्शियन गल्फ पर है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल के रोपण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ये आप क्वेश्चन कहाँ पढ़ा होगा? जियोग्राफी में पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर पोर्शन में। कहाँ पर पढ़ा होगा आप इसे? जियोग्राफी में, एग्रीकल्चर में आपने इसको पढ़ा होगा। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, यानी कि एक खेत में दो या दो से अधिक फसल उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल का रोपण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग। क्या कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग कहा जाता है इसको। अगर रो इंटरक्रॉपिंग की बात किया या एक ही खेत में पंक्ति व्यवस्था के साथ एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती की जाती है इस पर। और स्ट्रिप क्रॉपिंग ये समान चौड़ाई की वैकल्पिक स्ट्रिप और एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या किससे क्वेश्चन है ये? विसल ब्लोअर से आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा सही है। यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। प्रकटीकरण केवल लिखित रूप में किया जा सकता है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्या है? दूसरा स्टेटमेंट को गलत है, क्योंकि प्रकटीकरण लिखित रूप में या ईमेल संदेश द्वारा भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है, यानी कि ईमेल द्वारा भी किया जा सकता है, इसलिए आप गलत है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है? ओनली 1। 50 नंबर आते हैं, मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे? जो मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार राजा थे, ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये आपके आजीविका सेक्ट के अनुयायी थे। किसके थे ये? आजीविका सेक्ट के अनुयायी थे। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और बौद्ध धर्म के अशोक, राजा अशोक महान। क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा है? क्या कह रहा है? किसने अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा है? किस वर्ष को? 2022 को। किसने कहा था ये? इसको कहा था संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इसको बोला था, ये स्टेटमेंट दिया था। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 2020 में विश्व भर में लगभग 307 करोड़ लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सके हैं। कितना? 307 करोड़ लोग लगभग, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह विकसित किया गया है। क्या पूछ रहा है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा, यानी कि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, और गृह क्या है? एक डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम है। और इसका जो सतत विकास के 5R मॉडल हैं। कौन कौन से 5R मॉडल हैं? रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल एंड री इन्वेंट। एक बार रिपीट कर देते हैं, रिफ्यूज, उसके बाद रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल एंड री इवेंट। इसके क्या हैं? 5R क्या है? जो प्रोग्राम है इसमें 5R अपनाया गया था, ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53, सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी? लोकपाल संस्था है आपकी, सबसे पहले किस कंट्री में बनाए गए थे? स्वीडन में बनाए गए थे। 1809 में स्वीडन में बनाए गए थे सबसे पहले। ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है और एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा कंट्री हो जाएगा इसमें? स्वीडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं, सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा? ये अकबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर समाप्त किया था। तो कब किया था समाप्त? 1664 में, नहीं 1564 में क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था। 1600 नहीं, सॉरी 1564 में।
उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना का स्थापना की थी, तो ये भी सही है। इबादत खाना की स्थापना किया था कौन? अकबर ने। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने क्या जारी किया था? स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, इस शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी किया था। और रिपोर्ट के मुख्य क्या क्या विशेषताएं थे? एयरसेट थे। यह दक्षिण एशिया में 6 बड़े एयरसेट मौजूद, जहां एक हवा की गुणवत्ता दूसरे हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से केल्प वन किस बायोम का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? केल्प फॉरेस्ट किस बायोम का एग्जाम्पल है? ये किस किस बायोम का एग्जाम्पल है? ये मरीन का यानी कि समुद्री का एग्जाम्पल है। अगर बात की जाए स्थलीय बायोम की, तो स्थलीय बायोम का क्या कहते हैं? आपका टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, घास के मैदान, सवाना, रेगिस्तान एंड उष्णकटिबंधीय वन, ये किस में आते हैं? आपका स्थलीय बायोम में। अगर बात की जाए मृदु जल बायोम में, तो बड़ी झीलें, ध्रुवीय मीठी झील, उष्णकटिबंधीय तटीय नदियाँ, नदी के डेल्टा आ जाते हैं। यही बात की जाए मरीन बायोम की यानी समुद्री बायोम के, तो महाद्वीपीय शेल्फ, उष्णकटिबंधीय मूंगे यानी कि कोरल, केल्प वन, बेंथिक जोन, पेलुजिक जोन, ये आपके किस में आते हैं? मरीन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है? किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये आपका वर्ष 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है। कौन सा? 97। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 58 में, क्या दिया है? लिस्ट वन डायनेस्टी, लिस्ट टू कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लिस्ट वन डायनेस्टी, लिस्ट टू कैपिटल दिया हुआ है। तो पल्लवा, तो पल्लवा का कैपिटल क्या थी? पल्लव का कैपिटल थी कांची। क्या थी? कांची। यानी कि वन क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर है। उसका चालुक्य की आपकी क्या दी है? कैपिटल थी बादामी। क्या थी? यानी कि 1 का 2, 2 का 1, ए का 2, बी का 1। और चंदेल खजुराहो, चंदेलों ने खजुराहो का टेबल बनाया था। काकती वारंगल हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन में सही हो जाएगा? 2 1 4 3 यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 59। 59 क्या आपका? मेथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक कार्बन परमाणु और 5 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्या कह रहा है? एक कार्बन परमाणु और 5 हाइड्रोजन परमाणु होता है। अगर इसकी फार्मूला की बात की जाए तो CH4 होता है, तो इस हिसाब से 4 हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। फिर तीसरा स्टेटमेंट, यह अपने जीवन काल के पहले 20 वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड की तापक से 80 गुना अधिक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यह क्षोभ मंडलीय ओजोन के उत्पादन को हतोत्साहित करता है। क्या कह रहा है? इट डिस्करेज द जनरेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। हतोत्साहित नहीं करता बल्कि क्या करता है? बढ़ावा देता है। स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपका सही? 2 एंड 3। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका? 2 एंड 3 आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन दिया है? क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म किसने दिया हुआ है? ये किसके द्वारा दिया गया था? ये पवन सुखदेव के द्वारा। किसके द्वारा? पवन सुखदेव। और इसका उद्देश्य क्या था?
जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की बढ़ती लागत को उजागर करना था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी इसमें नहीं है। तो अगर बात की जाए क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो तमिल है आपकी, सबसे पहले 2004 में घोषित की गई थी। संस्कृत है, 2005 में इसको घोषित किया गया था। कन्नड़ है, 2008 में किया गया था। तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, एंड सबसे करंट में कौन से किया गया है, 2014 में उड़िया। इसमें आपका क्या है, उर्दू आपका क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। क्या, उर्दू आपका क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा है। यह 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था। क्या करा, 5, तो 5 राजवंश नहीं थे, इसमें 4 थे। कौन कौन थे, संगम, सुलु, तुलु एंड अरविडु, इसमें 4 थे। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्कर ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है। कृष्णदेवराव तुलु वंश के हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। कृष्णदेवराव किस वंश के थे, ये तुलु वंश के थे। कौन कौन से वंश थे टोटल, संगम, सालू, तुलु एंड अरविडु। तालीकोटा के युद्ध 1585 में लड़ा गया था, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तालीकोटा के युद्ध कब लड़ा गया था, ये 1565 में लड़ा गया था। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 एंड 3 सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पर अभी समय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, यही आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसे 1993 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। जैव विविधता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए गलत है, BCD सही है। क्वेश्चन होता है 64, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है, गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए 8607 मीटर के लगभग है, और वर्ल्ड की लगभग दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये, दूसरी सबसे ऊंची कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय, तो कौन सा स्टेट में सही हो जाएगा, 51 में आपका सही है। अगला क्वेश्चन आता है 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। किसने किया था, फर्रुखसियर ने 1717 में क्या किया था, ये एक फरमान जारी किया था, जिससे कि बंगाल में उसको सुविधा दी गई थी फ्री व्यापार करने की। किसने दिया था, ये फर्रुखसियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन होता है, IUCN के रेड लिस्ट के तहत नारकोडम हॉर्नबिल को सूचीबद्ध किया गया है। जो IUCN लिस्ट है, रेड लिस्ट है, नारकोडम हॉर्नबिल इस लिस्ट यानी किस लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ये किस लिस्ट में शामिल किया गया है, ये वल्नरेबल में किया गया, सुवेध में। ये क्या, हॉर्नबिल, ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई अम्ब्रेला वृक्षों के साथ सहजीवी संबंध है। लंबी अवधि में यह सहजीवी संबंध संभवतः ऐसे भागों का निर्माण करता है जो हॉर्नबिल को आकर्षित करता है। ये नागालैंड में मनाया जाने वाला एक हॉर्नबिल उत्सव के नाम से भी हॉर्नबिल पक्षी का नाम रखा गया है, यानी कि नागालैंड में क्या किया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है इसी पक्षी के नाम पर। अगला क्वेश्चन आता है 68 क्या दिया, लिस्ट 1 लिस्ट 2 द्वाब दिया है एंड रिवर दिया है। देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन सही है, बेस्ट, तो बेस्ट का कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि जो बेस्ट द्वाब है किस किस नदी के बीच को बोलते हैं, तो ब्यास हो गया आपका एंड सतलज।
पहले स्टेटमेंट सीधा दिया हुआ सही है। ब्यास एंड सतलज। बारी, तो बारी किसके किसके बीच है? ब्यास एंड रावी, यानी कि इसका पहला अक्षर बा एंड रा, इसका क्या हो जाएगा? बारी। उसके बाद रचना, रचना में देखेंगे आप रा एंड चा, तो क्या हो जाएगा? रावी एंड चिनाब। लास्ट ऑप्शन आपका सीधे सीधे मिल ही रहा है, छाछ, झेलम एंड चिनाब। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 69। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रदूषित क्षेत्रों में नियुक्त है, यह सहजीवी सहवास है। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये क्या है? जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पर आपका लाइकेन नहीं उगता, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं। आप ये कभी कह सकते हैं कि ये प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। इसमें बोथ स्टेटमेंट आपका सही है। भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था ये चिश्तिया सूफी सिलसिला? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, डेयर टू ड्रीम कंटेस्ट, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी। क्या कह रहा है? डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मृति में शुरू किया गया था। किसके? नहीं सॉरी, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में यह डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थे। और अगर इनकी बात की जाए, डेयर टू ड्रीम 2.0 और डेयर टू ड्रीम 3.0 के अनुसार 2020 और 2021 में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अब आते हैं 72 में, कौन सी सतपुड़ा रेंज की चोटियां हैं? अब इसमें क्या पूछा है? चोटियां पूछा है किससे? सतपुड़ा रेंज की। तो सतपुड़ा रेंज की कौन सी है आपकी चोटी? धूपगढ़ एंड अमरकंटक किसकी है? ये सतपुड़ा रेंज की आपकी चोटी है। और अगर बात की जाए रामगढ़ एंड कलसूबाई, धूपगढ़ एंड अमरकंटक आपके हो गए सतपुड़ा रेंज की हो गई। अगर धूपगढ़ की हाइट की बात की जाए तो धूपगढ़ की हाइट लगभग 1350 मीटर है एंड अमरकंटक की 1127 मीटर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? क्या पूछ रहा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का कौन संस्थापक है? गोपाल है। गोपाल पाल वंश की स्थापना किए थे। और पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक भी थे। ये क्या थे? बौद्ध धर्म के समर्थक थे ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? किसकी बात कर रहा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? अचंता शरत कमल को दिया गया है। अचंता शरत कमल को राष्ट्रीय खेलों में 2022 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और अगर बात किया जाए तो इसका पहले क्या नाम था? इसको अभी कुछ दिन पहले नाम चेंज किया गया था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन आते हैं 76 में। 76 क्या कह रहा है? चिल्का झील के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? किसका कह रहा है? चिल्का झील। तो चिल्का झील आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी साल्टी झील है। स्टेटमेंट पहला सही है। क्या है? सबसे बड़ी साल्टी झील है। दूसरा, यह विश्व की सबसे बड़ी लैगून है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका? दूसरा स्टेटमेंट आपका
गलत है, क्योंकि ये लैगून झील नहीं है, क्योंकि चिल्का एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर सही हो जाएगा। वर्णकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रेफरेंस टू पिगमेंट, क्या कह रहा है? पिगमेंट के संबंध में पूछा क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग। हम 80 क्वेश्चन करेंगे, आपके 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसे लगे। देखते हैं आपको पिगमेंट के संदर्भ में। यह पशु कोशिका में प्लास्टिड्स में मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों का रंग प्रदान करता है। क्या कह रहा है? ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों का रंग प्रदान करता है। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि क्या करता है? जो ये अंगक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्या है? ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, अर्थात आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल में नहीं होता है। और वर्ण के आधार पर इन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगर पहला बात किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल ग्रीन वर्णक होता है, ये आपका तने और पत्तियों को हरा रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट एक कैरोटीन नारंगी वर्णक है। ल्यूकोप्लास्ट ये कोई रंग द्रव्य नहीं है, ये रंगहीन होता है। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन होता है। तो स्टेटमेंट इसमें नाइदर 1 नॉट 2 सही हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाखों का दान देते थे। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य विधियों में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 79 है, मुद्रास्फीति से संबंधित है। तो ये बैंक दर को मॉनिटर कर सकते हैं एंड डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं एंड ओपन मार्केट। इस हिसाब से आपका आलाप एबव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसमें? आलाप एबव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आपका 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। यहीं पर आपकी क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू।